संघर्षकालीन भारत, तुगलक वंश। ठीक है, कल हमने खिलजी वंश पढ़ा था। खिलजी वंश के बाद गाजी मलिक ने, किसने? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक। कौन? गाजी मलिक। ठीक है, जो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक के नाम से, गियासुद्दीन फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन फिरोज तुगलक के नाम से शासक बनता है। गियासुद्दीन तुगलक की ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं हैं। उसके समय में बंगाल में विद्रोह हुए। भारत का जो आप मैप देखते हैं ना, इस प्रकार से भारत का मैप जो है, इस तरफ बंगाल पड़ता है। ठीक है, जहाँ आज बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है। तो ये मुगल काल से नहीं, सॉरी, पुराने समय से, सल्तनत काल से जो हमारे केंद्र था दिल्ली, दिल्ली से एक दूरस्थ प्रदेश था। तो यहाँ पर विद्रोह हुए, 2 बार विद्रोह हुए, लेकिन दबाने का प्रयास किया गया, दमन का, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, असफल नहीं रहा। अंततः उसने एक के बाद एक बंगाल दमन के लिए गया था, वापस आया, तो वापसी के आए तो ऐसी स्थिति में इनके बाद के शासक, जो गियासुद्दीन के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक है तुगलक वंश के, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनवाया और वहाँ इनका स्वागत के लिए, और स्वागत में उस लकड़ी के महल के नीचे दबने से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, और उसके बाद शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया, एक सूफी संत थे, उनके बीच विवाद हो गया था। तो उस समय कहा था कि मैं वापस आऊं जब तक वो हिसाब निपटा देना। तो उस समय निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली दूर है, तो उसके बाद वापस गाजी मलिक जब तक दिल्ली पहुंचते ही नहीं है, और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक स्वागत के लिए महल बनाया लकड़ियों का, लकड़ियों के महल में राहतियों की परेड करवाई और एक के बाद उसमें दबाकर मार डाला, ऐसा माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में एक विद्वान बादशाह के रूप में जाना जाता है। कई योजनाएं बनाई इन्होंने, योजनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे। ठीक है, सबसे पहली बात तो इन्हें बहुत सारी उपमा के साथ, बहुत सारे नामों से उल्लेखित किया जाता है। एक तो बताया जाता है कि ये रक्त के प्यासे थे, रक्त का प्यासा। ठीक है, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, विस्मयकारी मिश्रण। तो कुछ इन्हें पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है कि पागल था, पागल बादशाह के नाम से। ठीक है, क्यों कहा जाता है इनको? ये इनकी कुछ नीतियां इस प्रकार की थी जिस कारण लोग इन्हें इस प्रकार के नाम से संबोधित करते हैं। तुगलक की नीतियां क्या थी, उसकी योजनाएं पूछी जाती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी योजनाएं बनाई। ठीक है, एक उनकी योजना थी नंबर 1, दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि। यहां से गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, गंगा और यमुना का उपजाऊ जो क्षेत्र है उसे दोआब कहा जाता है। तो दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा वहां पर उपजाऊ जमीन है, भूमि है, उत्पादन अच्छा होता है, तो वहां पर उसने कर वृद्धि की थी। और ये योजना इसकी असफल रह गई, क्योंकि जैसे ही कर वृद्धि की कंटिन्यू अकाल पड़ गए तो ऐसी स्थिति में वह सफल नहीं हो सकी।
दूसरी उसकी योजना थी देवगिरी को राजधानी बनाना, राजधानी परिवर्तन, देवगिरी को राजधानी बनाना। ठीक है, राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली से उसने दक्षिण की में देवगिरी ठीक है, जिसे दौलताबाद भी कहा जाता, नाम दिया इसने देवगिरी को दौलताबाद, दौलताबाद। ठीक है, 1327 में इसने यह राजधानी ट्रांसफर की थी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद, और उसके बाद 35 में उसने इस योजना को पुनः त्याग दिया। सारे लोगों को दिल्ली से दक्षिण भेजा गया, हर किसी को भी नहीं छोड़ा, कहा जाता कुत्ते बिल्ली को भी नहीं छोड़ा, उसको भी दौलताबाद दिल्ली से देवगिरी ले जाया गया, और फिर वहां लोग नहीं रहे तो उसने इस राजधानी परिवर्तन वापस कैंसिल कर दी। ये भी योजना उसकी असफल रही। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उत्तर और दक्षिण के लोगों में सांस्कृतिक विकास हुआ, समन्वय हुआ। तीसरा जो उसकी योजना थी वह थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, इसने सोने और चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, तांबे प्लस कांसे के सिक्के चलाए, कांसे के सिक्के चलाए सोने के स्थान पर, क्योंकि सोने के करेंसी बदल गई, एक के बाद एक जो सोने के सिक्के चलते थे, मान उसकी कीमत वही रही और सिक्के परिवर्तित हो गए। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने घर घर अपने तांबे के सिक्के जारी करने शुरू कर दिए। मार्केट में बहुत अधिक नकली सिक्के आ गए। जब मोहम्मद बिन तुगलक को ये पता चला तो उसने इस योजना को भी कैंसिल कर दिया। और जिनके पास भी तांबे के सिक्के हैं, जैसे अभी मोदी जी ने विमुद्रीकरण किया, ठीक वैसे इन्होंने भी एक समय दिया कि इस समय तक अपने जिसके पास भी तांबे और कांसे के सिक्के, राज्य सिक्के हैं, राज दरबार में जमा करवाएं और सोने के सिक्के ले जाएं। अपने आंखों के सामने पूरा सोना लुटा दिया, लेकिन सोने की कमी नहीं आई। ठीक है, चौथी योजना, ठीक है, खुरासान विजय, खुरासान की विजय योजना, एक योजना बनाई। ठीक है, खुरासान विजय योजना। खुरासान ईरान का प्रदेश है। ठीक है, यहां से ईरान के प्रदेश को जीतना एक मुश्किल परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति में जाकर वहां युद्ध करके उनको पराजित करना, उसके लिए उन्होंने 3 लाख, 3.5 लाख से ज्यादा, 3.5 लाख से ज्यादा सैनिक, ठीक है, को पहले से अग्रिम धन दिया, पेमेंट किया एडवांस में, कहा हम ईरान चलेंगे, खुरासान जीत कर आएंगे, और ये योजना के लिए अग्रिम पेमेंट देकर, और फिर उसे लगा कि ये परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसको भी इसने कैंसिल कर दिया। कराचीन विजय की योजना, ठीक है, कराचीन विजय की योजना, ये भी असफल रही, विजय ये भी असफल रही, योजना भी असफल। तो इन योजनाओं की असफलता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को विद्वान व्यक्ति था, लेकिन परिस्थितियों से वे सारी योजनाएं असफल हो गई। पागल बादशाह के नाम से, कोई उसे रक्त का प्यासा, कोई अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण के नाम से जाना जाता था। रियल में वो बहुत विद्वान था। इसके दरबार में एक विदेशी यात्री आया था, ठीक है, विदेशी यात्री, महत्वपूर्ण एक विदेशी यात्री, नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ये अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था। कहां का रहने वाला? मोरक्को, अफ्रीका के मोरक्को को रहने वाला था। बचपन से ये एक के बाद एक घूमता हुआ भारत पहुंचा। 1333 में
ये भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा। इसे काजी, दिल्ली के काजी, धर्म का अधिकारी, नाशिरिया मदरसा था उसका प्रिंसिपल, अध्यापक, ठीक है। बाद में इस पर करप्शन के आरोप लगे, इसे जेल में डाल दिया गया और बाद में इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा। चीन राजदूत बनाकर चीन भेजा। राजदूत, राजदूत मोटरसाइकिल नहीं है, राजा का संदेश ले जाने वाले को राजदूत कहा जाता है, ठीक है। चीन भेजा किसने? तो ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कौन था? इब्न बतूता, हाथ में जूता, पैदल आते थे उस समय, ठीक है। मोरक्को का निवासी इब्न बतूता। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के आखिरी शासन कालों में उसका साम्राज्य रुग्ण हो गया। एक तरह से प्लेग की बीमारी फैल गई और एक के बाद एक मोहम्मद बिन तुगलक की सट्टा में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मृत्यु हो गई। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक बनता है जिसका नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक एक महत्वपूर्ण शासक रहा तुगलक वंश का, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, रजब का पुत्र था। फिरोज की माँ राजा रणमल, राजपूत राजा रणमल की पुत्री थी। तो हिंदू और मुस्लिम रक्त का मिश्रण था, लेकिन यह कट्टर मुस्लिम था, कट्टर मुस्लिम था, ठीक है। एक के बाद एक फिरोज तुगलक के जो कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसने क्या किया? बहुत सारे नगर बसाए, ठीक है। कुछ नगर बसाए। कौन कौन से नगर बसाए? एक तो हिसार, हिसार फिरोजा, ठीक है। हिसार फिरोजा, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, ठीक है। ये महत्वपूर्ण नगर बसाए। एक तो उनके कार्य है वो है नगर। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है नहर, ठीक है। फिरोज तुगलक ने हांसी और सिरसा, हरियाणा के क्षेत्र, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए दो नहरें खुदवाई। एक सतलज से, एक तो सतलज नदी से, ठीक है, और एक सतलज नदी से और एक यमुना नदी से। एक सतलज से और एक यमुना नदी से, दो नहरें, एक सतलज से और एक यमुना नदी से। दो नहरें महत्वपूर्ण है। इन नदियों से नहरें खुदाकर उसने कहा कि हांसी, हरियाणा और दिल्ली, पंजाब वाले क्षेत्रों में सतलज से सिरमौर तक जो नहर है वो दो नहरें। इसके अतिरिक्त फिरोज तुगलक ने मेरठ, एक तो यूपी में मेरठ और एक टोपरा, हरियाणा, टोपरा, मेरठ और टोपरा से अशोक के अभिलेख दिल्ली लाया था। अशोक के अभिलेख हैं वो दिल्ली लेकर आया था, लेकिन पढ़ा नहीं पाया। अशोक के अभिलेख दिल्ली लेकर आया, ठीक है, लेकर आया, लेकिन पढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन पढ़ नहीं पाए, क्योंकि अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि में। तो अशोक के अभिलेखों को दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक एक विद्वान शासक था। अशोक के अभिलेखों को दिल्ली लेकर आने वाला सुल्तान फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवाया था। औरंगजेब के बारे में हमने पढ़ा था कि औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर जजिया कर, कट्टर मुस्लिम था। ठीक उसी प्रकार औरंगजेब से पूर्व
फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। वह कट्टर मुस्लिम था, उसने कुरान के अनुसार चारों कर लगाए थे। ठीक है, कुरान में 4 ही कर है, करात, जकात, खम्स और जजिया। ठीक है, खम्स है वो लूट का कर होता है। ठीक है, लूट का हिस्सा होता है। ठीक है, फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में दासों के लिए एक नवीन विभाग बनाया था, दीवाने बंदगार। फिरोज तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक 1,80,000 दास थे। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में दिल्ली में बहुत सारे बाग लगवाए थे, बाग जिसमें कई प्रकार के खेती होती थी। उनमें खरबूजे खाते हो गर्मियों में, खरबूज और अंगूर के बहुत महत्वपूर्ण थे। अंगूर के बगीचे बहुत महत्वपूर्ण रहे। इस प्रकार अगर हम देखें तो फिरोज तुगलक एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसके द्वारा जो नगर बसाए गए, नगर, उसकी 2 नहरें, सतलज से दीपालपुर तक, सतलज से दीपालपुर, ठीक है, और यमुना से सिरमौर तक ये जो नहरें महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरठ कुरान के अनुसार कर, दास विभाग। तुगलक वंश का अंतिम जो शासक था वह था नासिरुद्दीन महमूद। अंतिम तुगलक वंश का अंतिम शासक, अंतिम सुल्तान था, वह था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, जब अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान था तो क्या घटना घटित हुई थी? वह महत्वपूर्ण घटना यह है कि मंगोल वंश का एक शासक था, मंगोल एक लुटेरा था, शासक क्या कहें, मंगोल तैमूरलंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, दिल्ली को लूटा था। वो लुटेरा किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन। और उसके बाद नासिरुद्दीन का राज्य कमजोर हो गया और एक के बाद एक, नासिरुद्दीन के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। तो तैमूर का भी क्वेश्चन आता है कि जब भारत में मंगोल तैमूर ने आक्रमण किया तो भारत पर या दिल्ली पर का सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। अब एक और हीरोइन है, अभी आप बेटे नाम तैमूर राख्यो है। ठीक है, राख सके, वह स्वतंत्रता है, लेकिन अब तैमूर कोई हो नहीं सकता भारत पर। अब भारत के सामने नजर उठाकर या उसकी जमीन पर आक्रमण करने की अगर कोई सोचेगा तो शायद अब नासिरुद्दीन सुल्तान नहीं है, अब भारत की प्रत्येक जनता सुल्तान है और हमारे मोदी जी जैसे डिसीजन लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो अब तैमूर नाम किसी का रख लो, कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार आज तुगलक वंश पूरा हुआ, कल अगला वंश पढ़ते हैं।